आप सबको नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर नीतीश। मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एलर्जिक राइनाइटिस और समझेंगे इन डिटेल ये क्या होता है, क्यों होता है, होने के कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या है और कैसे आप इसे होम्योपैथी के माध्यम से जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर आप अंत तक देखिए ताकि इससे आप अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, कोई वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में भी ऐसे ही मेडिकली ऑथेंटिक वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। व्हाट इज एलर्जिक राइनाइटिस। दोस्तों, एलर्जिक का मतलब होता है जब आप किसी एनवायरनमेंट में होते हैं और वहाँ पे कोई पार्टिकल है, कोई एलर्जन है जिसके कांटेक्ट में आने के बाद आपकी बॉडी जो होती है इरिटेट होती है और कुछ ना कुछ वो रिएक्शन शो करती है। वो डिपेंड करता है वो कहाँ पे आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। और राइनाइटिस का मतलब होता है नोज के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन। तो एलर्जिक राइनाइटिस का सीधा मतलब होता है जब आप किसी ऐसी एनवायरनमेंट में जहाँ पे आप ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, उसके साथ कोई ऐसा पार्टिकल या एलर्जन हो जो कि आपके सांस के साथ आपके नाक में अंदर एंटर कर जाए, वहाँ जाकर ये आपकी नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करे, जिसके कारण आपको डिफरेंट सेट ऑफ सिम्टम्स फील होने लग जाए, जैसे कि नाक में आपको बहुत ज़्यादा पानी आना, छींके आना, नाक में खुजली का एहसास होना, नाक में भरा भरा एक कंजेशन की फीलिंग महसूस होना। इसी को ही एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। बेसिकली एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है ये जो होता है फैमिलीज में रन करता है, जनरेशन में रन करता है। यानी कि अगर आपके पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम रह चुकी है तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपको भी ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। और साथ ही जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है ये दो टाइप में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है सीजनल। सीजनल जैसे नाम से ही पता चल रहा है जो कि पर्टिकुलर सीजन में हो, जैसे स्प्रिंग में या अर्ली समर्स में होता है। ये खासकर कि उन वजहों से होता है जो कि सीजन में ज़्यादा बेसिकली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, इनके पॉलन्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, तो इस वजह से सीजनल तक लिमिट रहता है। दूसरा होता है पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस, यानी कि जो कि आपको साल में 12 मास रहे, हमेशा दिक्कत कर सकता है। यानी कि वो चीज़ें जिनका कांटेक्ट आपके साथ 12 मास रहता है, यानी कि जैसे कि आपके किचन में, इंडोर में, जहाँ पे आपको कोई स्मोक या डस्ट का एक्सपोजर है, कोई एनिमल आपने पेट रखा हुआ है, उसके आपको कोई फ्यूम्स का, कोई उसकी स्किन के फ्लेक्स का एक्सपोजर है, तो इसको हम पेरिनियल जो है एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। बहुत से लोग ये सोचे कंफ्यूज हैं कि उन्हें कोल्ड फ्लू के सिम्टम्स हैं या फिर उनको एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से सिम्टम के कॉमन होते हैं, जैसे कि नाक से पानी आना, नाक में इचिंग होना, स्नीजिंग होना, नाक का एक स्टफ सी फीलिंग, भरा हुआ फीलिंग, साथ ही आंखों में भी बहुत पानी और इचिंग होना। तो हम इनको कुछ सिम्टम्स पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कैसे आप पता लगाए कि आपको कोल्ड फ्लू है या आपको एलर्जिक है। बेसिकली जो कोल्ड फ्लू है उसमें कफ जो होता है ज़्यादा कॉमन होता है, एलर्जिक राइनाइटिस में कॉमन नहीं होता, अनलेस ये किसी ऐसे मरीज को जिसको कि कोई एडिट प्रॉब्लम हो, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। साथ ही जो कोल्ड फ्लू है उसके अंदर मरीज को जो डिस्चार्ज होता है म्यूकस का, बलगम का, स्पूटम का, वो थिक हो सकता है, वो येलो ग्रीनिश हो सकता है। बट एलर्जिक राइनाइटिस में मोस्टली ये थिन वाटरी रहता है, बहुत ही पानी जैसा पतला रहता है। और जो बॉडी एक है, बॉडी शरीर में जो दर्द है, थकान है, ये ज़्यादा आपको कॉमन कोल्ड में कॉमन बेसिकली देखी जाती है, एलर्जिक राइनाइटिस में इतना कॉमन नहीं होती है। फीवर भी ज़्यादातर कॉमन कोल्ड में होता है, एलर्जिक राइनाइटिस में इतना नहीं होता है। और जो गला पकड़ना, सोर थ्रोट, गले में खराश, ये भी कॉमन कोल्ड में होती है ज़्यादा, बजाय एलर्जिक राइनाइटिस के। जो एलर्जिक राइनाइटिस है ये बेसिकली माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। माइल्ड फॉर्म में जो होता है इसके सिम्टम्स लिमिटेड होते हैं, हो सकता है आपको कुछ समय तक रहें और अपने आप भी ठीक हो जाए, या विद माइल्ड मेडिकेशन ठीक हो जाए। लेकिन अगर सीवियर हो जाए तो ये सालों सालों तक चलता है और आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता है और इसकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशन होने के चांस भी रहते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस के होने के कारण को समझा जाए तो इसका सिर्फ एक ही कारण होता है, वो होता है ओवर सेंसिटिव इम्यून सिस्टम, यानी जीव प्रतिरोधक क्षमता का ओवर सेंसिटिव हो जाना। नॉर्मली क्या होता है जब भी आपकी बॉडी किसी भी मान लीजिए कोई एलर्जन है या कोई भी वायरस वगैरह इसके कांटेक्ट में आती है, तो इसके अगेंस्ट में बॉडी जो करती है एंटीबॉडीज बनाती है। और इन एंटीबॉडीज का काम होता है जब फ्यूचर में अगेन ऐसा कोई पार्टिकल टच में आए तो ये उनको पहचान कर उनको जो होती है डिस्ट्रॉय करती है, ताकि इसकी होने वाले डैमेज से बचा जा सके। लेकिन जब किसी इंसान में मान लीजिए एलर्जेंस, इस तरह के एलर्जन बहुत ज़्यादा बार बार फ्रिक्वेंटली आपको अटैक करते रहते हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में कई बार बॉडी जो होती है ओवर सेंसिटिव हो जाती है। ऐसे में क्या होता है जब भी कोई एलर्जन एंटर करता है और आपके मान लीजिए नाक के इंटरनल पार्ट में गया, यानी कि नाक के अंदरूनी हिस्से के, जैसे कि म्यूकस पे आके उसने अटैक किया, तो एंटीबॉडीज़ वहाँ पर आते हैं। वहाँ आकर ये सेल को बेसिकली स्टिमुलेट करते हैं एक नेचुरल केमिकल बनाने के लिए, वो होता है हिस्टामिन। और नॉर्मली बेसिकली हिस्टामिन जो होता है इसको इन्फ्लेमेशन के द्वारा, यानी कि नाक में उस समय वहाँ पर
बहुत ज़्यादा पानी लाकर वहाँ पे छींके लाकर जो होता है इस जो भी एलर्जन उसको ख़त्म करता है, इसको बाहर निकालता है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। लेकिन कई लोगों के साथ जब ये प्रोसेस समय के समय चलती रहती है, उनको रिकरेंट इन्फेक्शन होते रहते हैं बार बार, तो उनका इम्यून सिस्टम भी थोड़ा वीक हो जाता है, वो ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। ज़रा से एलर्जन यानी कि ज़रा से भी कोई पार्टिकल आपके एनवायरनमेंट में ऐसा आया तो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगते हैं। इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस है तो वो बेसिकली जो होता है सीवियर हो सकता है या उसका अटैक आ सकता है। जैसे कि आपका बहुत से अलग टाइप के एलर्जन से एक्सपोजर होना, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका हाउस डस्ट माइट्स। बेसिकली बहुत ही महीन छोटे कीड़े से टाइप के समझ सकते हैं आप, ऐसे होते हैं। ये अक्सर जो होते हैं घर में जहाँ पे आपका बहुत पुराना सामान या धूल मिट्टी हो, ये वहाँ पर अक्सर पाए जाते हैं और इनके एक्सपोजर से भी आपको अटैक हो सकता है। सेकंड जो होता है वो होता है पोलन या स्पोर्स होना। बेसिकली ये पेड़ पौधे होते हैं, इनके पोलन्स होते हैं या स्पोर्स होते हैं। ये अक्सर जो होते हैं इनका जो वैल्यू होती है एनवायरनमेंट में वो ज़्यादातर कह सकते हैं स्प्रिंग में या अर्ली समर में ज़्यादा हो जाती हैं। और कई बार जो होता है ये जो होता है आपको जो फंगस होते हैं उनके स्पोर्स से भी एलर्जिक राइनाइटिस का अटैक हो सकता है। थर्ड जो इसमें बेसिकली कॉमन फैक्टर आता है वो होता है आपके पेट एनिमल्स के द्वारा दिया हुआ कोई डिस्चार्ज, जैसे कि उनकी स्किन के कोई छोटे फ्लेक्स हो या उनके यूरिन स्टूल के फ्यूम्स हो। साथ ही कई लोगों को इसके अलावा और जानवर से भी एलर्जी होती है, जैसे कि कुत्ता बिल्ली हो सकता है, घोड़े हो सकते हैं, रैबिट हो सकता है, काऊ हो सकती हैं। अलग अलग टाइप के एनिमल्स से आपको एलर्जी हो सकती है। देन कम्स वर्क रिलेटेड एलर्जी, यानी आपका वर्क प्रोफाइल ही ऐसा है। सपोज आप किसी कंस्ट्रक्शन में आपको डस्ट के साथ एक्सपोजर है, आप किसी केमिकल उसमें है, सपोज लेटेक्स या कोई भी अलग टाइप के केमिकल से एक्सपोजर है, तो भी आपको एलर्जिक राइनाइटिस का अटैक स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा जो एलर्जिक राइनाइटिस जैसे हमने बात की थी, ये जनरेशन में रन करता है। तो अगर बेसिकली जब ये जनरेशन में रन करता है तो इसको हम एटॉपिक भी बोलते हैं, जो चीज़ जनरेशन में रन करती है। तो फाइव पेरेंट्स में है तो आपको भी बहुत हद तक चांस है कि आपको हो सकता है। या फिर जो लोग क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, बहुत स्मोक करते हैं, उनमें भी चांसेस होते हैं एलर्जी स्टार्ट होने का या सीवियर होने का। और अगर कोई बच्चे हैं जैसे जिनका कि बचपन से ही एक्सपोजर है धुएं की तरफ, जैसे फैमिली में कोई चेन स्मोकर है या फिर कोई मान लीजिए डस्ट माइट्स की तरफ उठ जाए, तो उन बच्चों में भी बहुत कॉमनली देखा जाता है एलर्जिक राइनाइटिस और एलर्जीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस की सिम्टम्स की बात की जाए तो ये बहुत कॉमन भी हो सकते हैं, सीवियर भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि एलर्जिक राइनाइटिस आज का है या पुराना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जिनको एलर्जिक राइनाइटिस स्टार्ट होता है इनिशियली, तो उनको बेसिक सिम्टम्स होते हैं जैसे नाक से पानी आना, नाक से बहुत ज़्यादा एक आपको खुजली होना नाक के अंदर, स्टफ फीलिंग होना, कंजेशन का एहसास होना, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होना। समय के साथ जो पानी है वो आंखों से भी आ सकता है, आंखों में भी इचिंग हो सकती है। और बाद में ये जो इचिंग होती है समय के साथ ही और जगह भी बढ़ जाती है, जैसे कान में होना, गले के इंटरनल पार्ट्स में इचिंग होना। और हो सकता है समय के साथ जो आपको एलर्जी है वो नाक से फैलकर और बॉडी पे भी हो सकती है, जैसे कि फ्यूचर में आपको अर्टिकेरिया होना यानी छपाकी पित्ती का अटैक भी हो सकता है। और साथ साथ ही आपको जो होता है समय से वीकनेस होना, फैटीग होना, ये चीज़ सिम्टम्स भी एलर्जिक राइनाइटिस के साथ हो सकते हैं। जिनको एलर्जिक राइनाइटिस और पुराना होता है फ्यूचर में, वो बेसिकली रिस्क फैक्टर होता है कि उनको आगे जाके कोई ब्रोंकाइटिस या एस्थमा जैसी बीमारी भी हो सकती है। या फिर अगर उनको ऑलरेडी ब्रोंकाइटिस या एस्थमा है तो इस प्रॉब्लम की वजह से वो सीवियर अटैक भी उन प्रॉब्लम्स के आ सकते हैं। सिम्टम्स के साथ इनके बेसिकली जिन मरीजों को एलर्जिक राइनाइटिस है उनको फ्यूचर में कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी रहते हैं, जैसे कि उनको सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन चांसेस है पॉलिप हो जाना। पॉलिप बेसिकली गांठ टाइप का होता है जो कि नोज के अंदर यानी म्यूकस मेम्ब्रेन से होता है। अक्सर जिन लोगों को राइनाइटिस होता है समय के साथ जो नेजल मुकोसा है इसमें बहुत से बदलाव आते हैं, ये श्रिंक हो जाता है यानी एट्रोफिक हो जाता है, एट्रोफिक राइनाइटिस कहते हैं। इस कारण जो होता है मरीज में और सिम्टम्स भी हो सकते हैं, या पॉलिप की ग्रोथ भी बन सकती है। इसकी वजह से जो होता है अलग अलग टाइप के सिम्टम्स दिखते हैं, या मान लीजिए कई बार ब्लीडिंग भी हो सकती है, या आपको बहुत ज़्यादा ये जो सिम्टम्स चल रहे हैं राइनाइटिस के चलते वो सीवियर हो सकते हैं। आपको पीएनडी यानी पोस्ट नेजल डिस्चार्ज भी हो सकता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो हो सकता है वो होता है साइनोसाइटिस। बेसिकली साइनसिस जो होते हैं ये चार स्पीसीज होते हैं जो आपके नोज के अराउंड इंटरनली प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम होता है एक बेसिकली एरेशन यानी हवादार बनाए रखना, और एक लाइट हेडेडनेस, एक हल्का फीलिंग बनाए रखना हेड में। तो जिनको एलर्जिक राइनाइटिस है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, उनकी वजह से भी ये जो हेल्दी साइनसिस है ये समय के साथ ये भी इन्फ्लेम हो सकते हैं। इनमें भी जो होता है आपको इचिंग, पेन, दर्द होना, डिस्चार्ज होना, ऐसी कंप्लेंट हो सकती है। और फर्दर सिम्टम्स ऐड हो सकते हैं जैसे कि फ्रंटल हेडेक होना, या बिहाइंड आइज या मैक्सिलरी स्पेसेस में बहुत ज़्यादा पेन हो जाना। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है आपको रिकरेंट मिडल ईयर इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि नोज़ और जो आपका बेसिकली कान है वो स्टिचियन ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं, तो कोई भी इन्फेक्शन जो होता है टू एंड फ्रो रन कर सकता है
और मिडल ईयर इन्फेक्शन जो होता है रिकरेंट हो सकता है। डायग्नोसिस की बात की जाए तो एलर्जिक राइनाइटिस को डायग्नोस करना बहुत ईजी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिम्टोमेटिकली तो हम इसको डायग्नोस कर ही सकते हैं क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत सिंपल होते हैं, इजी टू डायग्नोस होते हैं। इसके अलावा आप जो होता है इन्वेस्टिगेशन की मदद भी ले सकते हैं, जैसे कि इसमें एक स्किन प्रिक टेस्ट होता है। स्किन प्रिक टेस्ट में क्या किया जाता है कि एलर्जन को स्किन में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब कोई एलर्जन जब हमारी नाक में जाता है तो वहाँ पे जिस तरह के चेंजेस प्रोड्यूस करता है, उसी तरह के चेंजेस जब उसको स्किन में इंट्रोड्यूस किया जाए तो स्किन में भी वहाँ पर एक इची और एक बम्प सा एक स्वेलिंग हल्की सी हो जाती है। तो उस स्वेलिंग के अकॉर्डिंग, उसके ग्रेड्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि आप एलर्जी हो उस चीज़ के प्रति या नहीं हो। इसके अलावा आप एलर्जी मार्कर टेस्ट करा सकते हो, जिसके द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं आपको किन किन चीज़ों से एलर्जी है या कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ से ज़्यादा या कम एलर्जी है। साथ ही जो होता है इसके साथ आप जो है अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें आपको आईजीई लेवल्स चेक कराने हैं। जो बेसिकली हमने बात करी एंटीबॉडीज़ की, वो यही होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीई। तो इनका लेवल देख सकते हैं कि आपको अगर सिम्टम्स चल रहे हैं तो सेम टाइम क्या आईजीई भी ब्लड में बढ़ा हुआ है, और रूटीन में कंप्लीट हेमोग्राम भी करवा सकते हैं, जिसमें कि आपका नॉर्मल हेमोग्लोबिन ईएसआर और लिम्फोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल यानी कि उन सब का जो है बेसिकली मार्कर पता लग सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है उससे आपको फ़ायदा हुआ होगा, और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके आप और लोगों की लाइफ को भी बेटर बनाने में उनकी मदद करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और फ्यूचर में भी ऐसे ही मेडिकली ऑथेंटिक वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ेगा, उस पर ज़रूर ध्यान दूंगा। और साथ ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।